दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे ही एनसीएल हेम ऑपरेटर की जो भर्ती है उसका रिजल्ट आया है, उसके बाद से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स के जो डाउट्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 19 दिसंबर से लेकर के और 24 दिसंबर 2023 के बीच में आप सभी के डीवी होने वाले हैं। लेकिन अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये डाउट क्रिएट हो रखा है, सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल कट ऑफ को लेकर के चिंता में हैं। क्योंकि जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है इसमें 1014 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया है, लेकिन वैकेंसीज तो 342 के आसपास हैं। तो अभी जो कैंडिडेट्स फाइनल कट ऑफ के अंदर बाहर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, जो अभी आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ गई है। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर पे लगी है हमारी कैटेगरी के हिसाब से। वो खुश हो रहे हैं कि हमारा इस रिजल्ट के अंदर नाम आ गया है तो फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ रही है वो मैंने फिल्ट्रेशन करके आप सभी के साथ में शेयर कर दी थी। हालांकि इस लिस्ट में मिक्स जो रोल नंबर वो दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप लिस्ट को देखोगे तो इसमें कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली ऊपर से लेकर के नीचे तक मिक्स जो कट ऑफ है वो दे रखी है, मतलब मिक्स कैटेगरी के हिसाब से सभी के रोल नंबर हैं वो डाल दिए हैं। कट ऑफ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जांच सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ आप सभी के साथ में शेयर करी थी, ये वाली, जिसमें मैंने बताया था कि भाई आपकी 342 जो वैकेंसीज हैं वो अब की बार हैं और बैकलॉग था 4 वैकेंसीज का, ठीक है। तो टोटल होगी आपकी 342 वैकेंसीज, करेक्ट। लेकिन जो अभी 3 गुना कैंडिडेट्स पास किए गए हैं, मतलब 1014 कैंडिडेट्स पास किए गए हैं, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स पास किए गए हैं वो भी एक सवाल उठता है। तो मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी उसी दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, और उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि भाई जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो हैं 124, और इसमें ओपन कैटेगरी के अंदर 76 कैंडिडेट शामिल हैं और एक्स सर्विसमैन है 48। लेकिन यहां पे अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं जनरल कैटेगरी की तो 147 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब 147 का 20% आप निकाल लेना, वो रिजर्व होता है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। तो अब उसमें से जो बच गई वो आपकी ओपन कैटेगरी की वैकेंसीज बच गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो इसमें ओपन कैटेगरी में 292 कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन के हैं 54 कैंडिडेट्स। टोटल हो गए आपके 346। ये अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं ओबीसी की तो वैकेंसीज आपकी हैं सारी की सारी 48, सारी ही 48 वैकेंसीज हैं, और इसका 20% हो जाता है रिजर्व किसके लिए, जो एक्स सर्विसमैन है। तो आप निकाल लेना कितने कैंडिडेट्स रिजर्व हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, ठीक है। तो मतलब जो उम्र में छोटे हैं, जो जर्नल कैटेगरी के अंदर फाइट कर सकते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो ओबीसी से उठ करके ऑटोमेटिकली वो जर्नल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो यहां पे 157 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहीं पे मैं वैकेंसीज की बात करूं तो वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सिर्फ और सिर्फ 30 हैं। अब इसका 20% जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गया, यानी 3 दूनी 6 इसमें से वैकेंसीज निकाल लो, 24 वैकेंसीज आपकी ओपन कैटेगरी की हो गई। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो यहां पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं 212 कैंडिडेट्स, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 210 हैं, और वहीं पे मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात करूं तो 2 कैंडिडेट्स हैं। और मैं एसटी कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो वो है 69। अब इसका 20% फिर से निकाल लेना जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो रिजर्व होता है। बाकी इस कैटेगरी में यानी एसटी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सिर्फ 2 हैं, तो उसमें थोड़ा सा ओपन कैटेगरी वालों को फायदा मिल जाएगा। अगर वहीं पे मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो यहां पे 171 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं ओपन कैटेगरी में, प्लस में 4 एक्स सर्विसमैन हैं, तो टोटल हो गए आपके 175 कैंडिडेट्स। और वैकेंसीज की बात करूं एससी कैटेगरी में तो वैकेंसीज हैं आपकी 48, और इसमें से 20% हो गया आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि भाई किस कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ यहां पे जनरल कैटेगरी के अंदर 57 रही है। ओपन कैटेगरी की जो ओपन है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो ओपन है यानी एक्स सर्विसमैन के अलावा जिन्होंने फॉर्म लगाया है जनरल कैटेगरी में, तो उनकी कट ऑफ गई अभी 57। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनकी सभी कैटेगरीज के अंदर ऑलमोस्ट सेम सी रही है। बाकी
SC कैटेगरी में 41 रही है, बाकी 40 ही कट ऑफ गई है जो मिनिमम मार्क्स उनको चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे OBC कैटेगरी की बात करता हूं तो 56 गई है, EWS में 52 गई है, ST में गई है 53 और SC में गई है 49। लेकिन अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, वो आएगा आपका 342 वैकेंसीज के ऊपर, यानी 4 बैकलॉग रह गई थी पिछली बार की 4 और अब की बार की 338 वैकेंसीज। तो 342 वैकेंसीज इनको फिल करनी है। लेकिन कैंडिडेट्स कितने हैं? 1014। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका डाउट ये आ रहा है सर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए भाई, आप सभी को साधारण लफ्जों में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक आपके DV स्टार्ट नहीं हो जाते, वहां की जो सिचुएशन है वो पता नहीं चलती है कि भाई कितने कैंडिडेट्स अब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कौन कौन DV देने जा रहा है, कौन नहीं देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती का रिजल्ट आ चुका है फाइनल, SSB ड्राइवर भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, DSSB फायर ऑपरेटर के अंदर कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, इसके अलावा CISF का रिजल्ट आने वाला है। तो इन भर्तियों का इंपैक्ट डायरेक्टली इस भर्ती पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने उन भर्तियों के लिए एग्जाम दिया था या उस प्रोसीजर के अंदर शामिल थे, वो इस भर्ती के अंदर भी इंक्लूड थे। तो अब डिपेंड करता है कि वो DV देने जाते हैं या नहीं देने जाते। अगर नहीं देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके मार्क्स इस भर्ती में कम भी हैं तो उनका भी मौका लग सकता है, और आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो नहीं जाते हैं तो अभी फाइनल जो कट ऑफ है उसके ऊपर अंदाजा लगाने से बढ़िया ये है कि आप 19 तारीख को DV देने जाएं, उस दिन मेरे पास मैसेज करके बताएं सर ये सिचुएशन वहां की रही है, इतने कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, इतने अब्सेंट थे, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि भाई कितने दिन आपका DV चल रहा है और उस हिसाब से कितना क्या एवरेज कैंडिडेट्स वहां पे मौजूद होते हैं। फिर आपकी कट ऑफ में बता सकता हूं अंदाजे से। फाइनल मैं भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि फाइनल ऐसे नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो अंदाजा ही बताऊंगा आपको। हालांकि आप ये समझिए कि अगर आपके 2 से 3 नंबर ज्यादा हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है। बाकी मैं तो मान के चल रहा हूं 2 से 3 नंबर का। लेकिन अगर आपका DV आया है तो मैंने आपको प्रीवियस भर्तियां बताई हैं, उनका इंपैक्ट इस भर्ती पे पड़ेगा, तो इसलिए जिसका भी DV आया है उसको जाना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी ऑन चॉइस है, जाते हो या नहीं जाते हो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं DV आपके कब से लेकर के कब तक स्टार्ट हो रहे हैं, रिजल्ट के हिसाब से किन कैंडिडेट्स को किस टाइम पे और किस रेट पे पहुंचना है। ये सारी चीजें आपको नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताई थी। वो रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन भी मैंने आप सभी को बताई थी। फिर से एक बार बता रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं और किस किस डेट पे किस टाइम पे आपको पहुंचना है। तो इन्होंने सबसे पहले यही क्लियर कर दिया था कि आपको कहां पे पहुंचना है सभी को। तो पहुंचना है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI CETI कैंपस NCL हेडक्वार्टर सिंगरौली MP में पड़ता है, वहां पे आपको पहुंचना है। आप पहुंचेंगे कब? आपके रिजल्ट के हिसाब से आपको चेक करना है कि हमारा सीरियल नंबर कौन सा है। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर कोई भी हो तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, यानी यहां पे 1 से लेकर के 1014 जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं, तो आपका रोल नंबर किस सीरियल नंबर के सामने है। यानी जैसे मान लो एक सीरियल नंबर हो गया ना, तो इसके सामने ये रोल नंबर है, तो आप अपना रोल नंबर देखना है, उसके सामने सीरियल नंबर कौन सा है वो चेक करना है। और अगर मान लो आपका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 170 के बीच में है, तो आपको कहां पे पहुंचना है? आपको दिए गए एड्रेस पे पहुंचना है। कब? 19 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो वर्किंग टाइम है इनका, उस टाइम पीरियड पे आपको पहुंचना है DV करवाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आगे सीरियल नंबर 171 से लेकर के 340 को पहुंचना है 20 तारीख को, और 341 से 510 को पहुंचना है 21 तारीख को। फिर उसके बाद 511 से लेकर के 680 कैंडिडेट्स जो हैं वो पहुंचेंगे 22 तारीख को। डेली 170 कैंडिडेट्स ही बुला रहे हैं। फिर उसके बाद 681 से लेकर के 850 सीरियल नंबर तक बुला रहे हैं 23 तारीख को। एंड फाइनली यहां से देखो 170 कैंडिडेट्स डेली बुला रहे थे, लेकिन यहां पे फाइनल डे वाले दिन, जिस दिन लास्ट DV होंगे, उस दिन 164 कैंडिडेट्स बचेंगे, तो वो बुलाएं 24 दिसंबर 2023 को। वर्किंग डे जो है, यानी वर्किंग टाइम है आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उस टाइम पे आपको पहुंचना है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। चलो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, वो फुलफिल करेगा उस टाइम पीरियड को जो आपको बताई गई थी आपकी नोटिफिकेशन में, कि भाई लास्ट डेट जो आपकी यानी अंतिम तिथि जो है वही आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। यानी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह, वो सब काउंट होंगे आपके
क्रूशियल डेट से। तो 31 अगस्त 2023 आपकी क्रूशियल डेट थी, आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसी को ही क्रूशियल डेट माना गया है। ठीक है, तो इसी डेट से सब कुछ काउंट होगा। एज हुआ, ठीक है, एज में रिलैक्सेशन हुआ, इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हुआ, या फिर कोई अदर रिजर्वेशन हुए, सारे के सारे काउंट होंगे 31 अगस्त 2023 से। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपकी एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या बताई है इस पोस्ट के हिसाब से, तो इन्होंने बताया कि 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलेट, एसएससी, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पास आप हैं, प्लस में आपके पास एचएमवी या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, किसी भी स्टेट के आरटीओ या आरटीए के द्वारा जारी किया हुआ, वो जरूरी है। तो 10th पास आप होने चाहिए, मतलब 10th की जो मार्कशीट है ओरिजिनल, या फिर साथ में अगर कोई इक्विवेलेंट कर रखा है, ठीक है, वो, प्लस में आपके पास एचएमवी या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। यह आपकी एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद मैं बात करूं, ये ओरिजिनल आपको लेकर के जाने हैं, जो एकेडमिक या आपका टेक्निकल नॉलेज बताइए वो। उसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में क्लियर करा है कि जो आपका 10th या जो हाई स्कूल या जो आपकी इक्विवेलेंट पास आपने करी है, उसके अंदर जर्नल और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसमें 55% मार्क्स होने जरूरी है मिनिमम। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 50% अंक होने चाहिए, और इसके अलावा एससी एसटी के लिए 45% जो मार्क्स हैं होने चाहिए मिनिमम, कम से कम। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो आपकी उम्र, आरक्षण एवं अन्य योग्यताएं वो निर्दिष्ट अधिसूचना के अनुरूप लागू होंगी। जो आपकी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर सारी चीजें बताई हुई थी, एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन, वो सब कुछ लागू होगा आपका किसके हिसाब से, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपको दिखाया गया था उस हिसाब से। इसके अलावा आपको पहचान पत्र लेकर के जाना है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र है, मींस आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, या फिर कोई अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड आईडी है जिसके ऊपर आपकी फोटो हो, वो आप लेकर के जा सकते हैं। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंडेटरी है ही, तो वो ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और फोटो कॉपीज भी। उसके बाद अगर मान लो किसी कैटेगरी के हिसाब से आपने रिजर्वेशन ले रखा है, तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जानी है ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो आपको नोटिफिकेशन में फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लेकर के जानी है, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो या फिर ओबीसी की हो, किसी भी प्रकार की जो कास्ट है आपकी, उस हिसाब से आपका जो रिजर्वेशन आपने ले रखा है, तो वहीं आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जानी है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक लेकर के जानी है, चाहे वो आर्मी से बिलोंग करते हो, नेवी से या फिर एयरफोर्स से। ठीक है, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको अपनी डिस्चार्ज बुक लेकर के जानी है ओरिजिनल। इसके अलावा जो मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है अभी फिलहाल में, या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा है, तो उन सभी को अपनी एनओसी लेकर के जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं उन सभी के 2-2 सेट आपको बनाने हैं, यानी फोटोकॉपीज, और वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है, उनको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। तो जो सेल्फ अटेस्ट का काम है वो वहीं पे जाकर के कर लेना। जो मैंने बताया है कि फोटोकॉपीज आप सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 करवा करके लेके जाएंगे, मतलब 2-2 सेट आपको बनवा करके लेके जाने हैं। बाकी मैं तो कहता हूँ 4-5 लेकर के चले जाओ, नहीं काम आएंगे तो अपनी वापस आ जाएंगी। मान लो कहीं बाई चांस आ गई तो फिर वहां पे इधर उधर घूमते फिरोगे। और इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाएं वो भी एक्स्ट्रा लेकर के चले जाना, क्या पता कहां पे जरूरत पड़ जाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जितने भी मूल दस्तावेज हैं उनकी जांच के दौरान कोई भी विसंगति पाई जाती है, तो जैसे कि क्रम संख्या 1 में उल्लिखित है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिना सूचना दिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। मींस विदाउट फर्दर नोटिस आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा इंतजार ना करें कि भाई अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है तो कोई नेक्स्ट नोटिस डालेंगे और दोबारा से हमें बुलाएंगे। विदाउट एनी फर्दर नोटिस आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको इस भर्ती से बर्खास्त किया जा सकता है, ये इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे बता दिया है। तीसरे नंबर पे वही बताया है एड्रेस कि आपको 19 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2023 के बीच में अपने सीरियल नंबर के हिसाब से आपको पहुंचना कहां पे है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया था ऊपर भी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान MDI CETI परिसर NCL मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश, ये पिन कोड है। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे के टाइम के बीच में आपको पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डे शेड्यूल ऑफ रिपोर्टिंग हिज या हर कैंडिडेचर
फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट अप्लाइड शैल बी कैंसल्ड विदाउट फर्दर नोटिस। अगर मान लो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, जो ऊपर बताए गए हैं आपको, अगर वो दिखाने में आप असमर्थ पाए जाते हैं, विदाउट फर्दर नोटिस आपका जो कैंडिडेचर वो कैंसिल किया जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनको बुलाया जा रहा है अभी सिक्योरिटी या वेरिफिकेशन के लिए, जो आपका एग्जाम हुआ था 8/11/2020 को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, इन्होंने कोरिजेंडम जारी करके माफी मांग ली इन्होंने कि हमारे से गलती हो गई थी, जो हिंदी संस्करण है उसमें हमने 8/11/2020 लिख दिया था, तो इसकी जगह 1 अक्टूबर 2023 आना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम हुआ था किस दिनांक को, 1 अक्टूबर 2023 को। तो आप सभी ने 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम दिया था और जो आपका रिजल्ट अभी जारी किया गया है, ये लिस्ट जारी हुई है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसके हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी जो आपका वेरिफिकेशन है वो होने के बाद। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि आपका ये फाइनल सिलेक्शन है, यानी इस वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ लगेगी, यानी मेरिट लिस्ट लगेगी, और वो जो कैंडिडेट्स जो उस मेरिट लिस्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है, उनका फिर आगे अपॉइंटमेंट लेटर है वो भेजा जाएगा। ये इन्होंने क्लियर किया है 5 नंबर के पॉइंट पे। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे बताया कि मूल दस्तावेजों की जांच या सत्यापन के बाद नियुक्ति हेतु एक अस्थायी मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही आपका डीवी हो जाता है उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बेस के हिसाब से, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी कैंडिडेट्स अभी डीवी देने जाएंगे तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी एक्सपेंसेस है वो हम झेलेंगे नहीं, वो हम नहीं देंगे, वो आप अपने खर्चे पे आएंगे। यहाँ पे कभी वहाँ पे जा करके मांगने लग जाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती है जहाँ पे खुद डिपार्टमेंट वो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो देता है, ट्रैवलिंग जो अलाउंसेस है वो ऐड करता है, मतलब पैसे दे देता है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको अपने खर्चे से ही वहाँ पे जाना है। इसके अलावा यहाँ पे 8 नंबर के पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि आप जैसे डीवी देने जाएं वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेशन जरूर लेकर के आएँ एज ए प्रूफ, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में आपको चाहिएगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेशन जरूर लेकर के आएँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे कि जो डीवी आपको बताया गया है ना कि किस किस डेट पे आपका डीवी होने जा रहा है, किस टाइम पीरियड पे होने जा रहा है, तो आप कहीं वहाँ पे जाकर के ये बोलो कि सर मेरा आज डीवी मत करो, मुझे 2 या 4 दिन का टाइम दे दो, मैं उस टाइम पे डीवी करवाने के लिए आ जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर जो कैंडिडेट्स दिए गए टाइम पे नहीं पहुँचता है तो उसका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये इन्होंने ऊपर भी बता दिया था। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। जैसे डीवी स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद जो भी अपडेशन वहां पे चलेगी उस हिसाब से मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।